बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं लीडिंग केसेस के हवाले से, जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में एडेड है। लॉ गेट का सिलेबस है ये। तो इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज मैंने खुद बनाए थे और पेपर में नोट बल्कि मैंने 1955, यानी कि ये 1955 का इरा चल रहा था, और FC 240। उसके बाद हमारा दूसरा एमसीक्यू था द स्टेट। दूसरा हमारा जो केस ला है, जब हम अपना सिलेबस देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द स्टेट किसके अगेंस्ट थी, 200 एंड अदर्स। तो ये हमारी PLD थी 1958, यानी कि हमारे 1958 के इरा, यानी कि उस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का था 533। ACS SC जो लिखा होता है उसे ये हमारा केस बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PLD 1977 CS, सॉरी, SC 657 ये बनती है। ये पेज नंबर होता है जो एंड पे होता है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ जो केस ला है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस, यानी कि अगेंस्ट किसके थे ये, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। PLD 1993 थी। SC 473, यानी कि पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट का 473 है। सिक्स हमारा केस है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। PLD है हमारी 1996 की, यानी कि 1996 का रिपोर्टेड ये केस है। SC 324। और इसका एक और नाम भी है, वो यहाँ पे ही देख लें। बाज़ दफा इस तरह से MCQs में पूछ लिया जाता है कि जज केस किसको कहा जाता है। तो जज केस जो है वो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत जजेस की तकरीरी के लिहाज से जो कवानीन थे वो वज़ा किए गए थे। और मतलब हिस्टोरिकल एक है, जुडिशरी के हवाले से भी ये केस ला बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सेवंथ, जफर अली शाह एंड अदर्स अगेंस्ट किसके थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो उन्होंने, आपको पता है कि अपने लिए चीफ एग्जेक्टिव का ओहदा जो था वो एक नया सामने लेकर आए थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान भी उनको कहते थे। और PLD 2000, यानी कि 2000 में ये केस रिपोर्ट हुआ था। SC 869। तो ये उस टाइम का ही रहा था 2000 में। पता है कि जो मुशर्रफ साहब है उनका दौर स्टार्ट कब हुआ था, 1999 से आगे ऑनवर्ड्स काफी अरसे तक वो हमारे मुल्क पे रहे, और उन्होंने मुल्क को कंपनी की तरह चलाया। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नया ओहदा भी सामने लेकर आया, जिसे चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा केस है खान असफंद यार वली एंड अदर्स अगेंस्ट। उनकी पार्टी कौन सी थी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट था केस। PLD 2001 की है। SC 607 बनता है। नाइन हमारा है। अब हमारे जो MCQs हैं वो केसेस के लिहाज से चल पड़े हैं। ये हमारे केसेस जो ऊपर थे वो डिफाइन हुए हैं उनकी पार्टीज के लिहाज से। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, जज केस किसको कहा जाता है।
कौन सी पार्टी किसके अगेंस्ट थी। तो बाद दफा इस तरह के जो है अभी सवाल पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में। तो ये जरूरी है कि जिस चीज को भी आप पहले डिटेल में आगे पढ़ने लगे तो आपको उसका आइडिया हो कि उसका नेम क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है वो, तो फिर उसको समझना आसान हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन अब एमसीक्यूज हमारे सामने है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस विच कॉन्स्टिट्यूशन यूज टू रन द कंट्री, पाकिस्तान की आज़ादी के फौरन बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमवर्क था जिसके लिहाज से हमने मुल्क का निज़ाम चलाना था, वो हमारे पास कौन सा था। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट था, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। ये हमें सबको ही पता है, जो माशरत उलूम भी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज, और ये पाक स्टडी से रिलेटेड है। ये चीज जुबान ज़दे आम है कि सबको ही पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था। और अगर किसी को नहीं भी पता था तो आज पता चल जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। तो उस वक्त जो हमारा ओहदा था, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हैं, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका एक कौमी असेंबली है, दूसरा सेनेट। अब वो चेयरमैन कहलाता है कौमी असेंबली का, और सेनेट का जो है वो, सॉरी, कौमी असेंबली का स्पीकर कहलाता है और सेनेट का चेयरमैन कहलाता है। लेकिन जब जैसे ही हमारा पाकिस्तान बना था और हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वजूद में आई थी, तो उस टाइम पर जो सदारत करता था वो पे प्रेसिडेंट का ओहदा था। तो प्रेसिडेंट उस वक्त हमारे थे मौलवी तमीजुद्दीन साहब। 11 एमसीक्यूज। गवर्नर जनरल हु डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। उन गवर्नर जनरल का नाम बताएं कि जिन्होंने हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। उन गवर्नर जनरल का नेम था मलिक गुलाम मोहम्मद। क्योंकि उस टाइम ये चीज क्यों बताई गई है, गवर्नर जनरल को उस टाइम बहुत इख्तियारात हासिल थे। रीजन ये थी कि हमने अंग्रेज का बना बनाया कानून ही वैसे ही नाफिज कर दिया था। तो अंग्रेज ने तो गवर्नर जनरल को इख्तियारात इसलिए दिए थे कि वो गवर्नर जनरल जो होते थे एशियन कंट्रीज पे, यहाँ पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में नुमाइंदा होता था अंग्रेज का। तो इसलिए अंग्रेज हेड कर रहा था, रूल कर रहा था, तो उसने तो गवर्नर जनरल को इख्तियार देना ही था। लेकिन हमारे यहाँ फिर दोबारा क्या चीज होती है कि गवर्नर जनरल साहब को वही सेम इख्तियारात, वही गंदा निजाम जो था वो दोबारा रख दिया गया। खैर, गवर्नर जनरल साहब ने फिर अपने इख्तियारात का फायदा उठाया, और यहाँ पे नेम पूछा गया है तो मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे फर्स्ट गवर्नर जिन्होंने ये काम किया था। फर्स्ट गवर्नर गवर्नर इस लिहाज से कह रही हूँ कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, मौलवी तमीजुद्दीन केस। द पर्पस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किस लिए बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हमारा क्वेश्चन है कि कब गुलाम मोहम्मद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। तो वो था 24 अक्टूबर 1954 का स्याह दिन, यानी कि 24 अक्टूबर 1954 में जो था वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। हाँ जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस, उसके बारे में एमसीक्यूज आ गए हैं। दोसू हु मर्डर्ड अ पर्सन। जिरगा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जिरगा को काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। गेव डेथ पेनल्टी टू हिम अंडर विच लॉ। दोसू जो था उसने पर्सन को कत्ल कर दिया था, और जहाँ पे आपको पता है जिरगा सिस्टम होता है उसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। उन्होंने उसे डेथ पेनल्टी जो थी वो अवार्ड कर दी, डेथ पेनल्टी दी। तो वो कहते हैं वो किस कानून के तहत दी थी। तो एफसीआर का कानून था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901, 1901। एफसीआर फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901, उसके तहत दोषी को जो था वो सजाए मौत दी। दोषी मतलब उन्होंने कह दिया था कि इसको सजाए मौत दे दें। दोसू ने क्या किया, दोसू अपील्ड इन लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट जिरगा डेथ पेनल्टी। अब दोसू जो था वो उस फैसले के खिलाफ चला गया था लाहौर हाई कोर्ट जिरगा के अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि दोसू ने अपील फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। अब नेक्स्ट हमारा कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। व्हाट लाहौर हाई कोर्ट पास द जजमेंट। अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की जब दोसू साहब जो थे वो फैसला हाई कोर्ट के सामने ले गए। सेक्शन 11 ऑफ द एफसीआर इज अगेंस्ट दी।
57 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1956। सो इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो हाई कोर्ट थी उसने ये चीज बताई कि एफसीआर का जो फ्रंटियर का जो कानून है, ठीक है, उसका जो 11 सेक्शन है वो अगेंस्ट है हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, क्योंकि उस वक्त हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू था। उसका आर्टिकल जो उन्होंने बताया वो बताया 5 और 7। सो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जिरगा इस तरह से नहीं दे सकता सजाए मौत, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हु एबोलिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। किसने एबॉलिश किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन वाज, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे वर्ड आना था। फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाज जनरल अयूब खान। ऑन विच ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज द मार्शल लॉ? कैल्सन थ्योरी के तहत हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्शल लॉ था उसके लिए दरवाजे खोले हैं, और वो नजरिया जरूरत के तहत था। तो हम इसे इस तरह से देखते हैं कि नजरिया जरूरत के तहत। यह्या खान पास्ट द लॉ। यह्या खान ने कौन सा लॉ पास किया था? उन्होंने पास किया था रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट 1961। ये आपके सामने सामने है। और 1972 तक इनका दौर रहा था। रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट 1961। रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट बार द jurisdiction ऑफ द कोर्ट। करेक्ट करेक्ट। यानी कि इसके अंदर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट था ना, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार करता था। ये एक्ट जो था ये मार्शल लॉ को सपोर्ट करता था। ये कहता था कि जहां पर कोई फैसला फौज करती है मार्शल लॉ के ड्यूरेशन में, तो फिर अदालतों के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई अपील सुने, कोई फैसला सुने, कोई फैसला सुनाए। अस्मा जलानी फाइल्ड रिट इन हाई कोर्ट विच डिसमिस्ड बाय कोर्ट। ट्रू। अस्मा जलानी साहिबा तो थी, वो अपना केस ले गई थी हाई कोर्ट के अंदर अपील, वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। तो ये ट्रू थी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अस्मा जलानी फादर डिटेन्ड अंडर विच लॉ? अस्मा जलानी साहब, अस्मा जलानी के जो फादर थे वो किस लॉ के तहत उनको डिटेंशन में रखा गया था? मार्शल लॉ के तहत। अस्मा जलानी केस सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। करेक्ट। अस्मा जलानी का केस जो था उसके अंदर फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हक में आया था, और अस्मा जलानी केस तो था वो विन हुआ था। तो इसलिए ये करेक्ट है कि अस्मा जलानी के केस में रिस्टोर्ड किया गया था किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। इन अस्मा जलानी केस सुप्रीम कोर्ट एबोलिश्ड द प्रिंसिपल विच सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन दोसो केस। बिल्कुल करेक्ट है ये। मार्शल लॉ, उस टाइम मार्शल लॉ के तहत जो था वो दोषी को सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन अस्मा जलानी में केस में मार्शल लॉ को सपोर्टिव करार नहीं दिया गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, जिसकी वजह से अस्मा जलानी के हक में फैसला आया था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अस्मा जलानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर्ड करवा दिया था। तो ये करेक्ट चीज आती है। हु वॉन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1977? ये हुए थे हमारे इलेक्शन 7 मार्च 1977 को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मगरबी पाकिस्तान से और मशरकी पाकिस्तान से जो जीती थी, वो इस तरह से, यानी कि 1977 में बात की जा रही है कि कौन जीता था। तो पीपल्स पार्टी जीती थी। अच्छा जी, हु एबोलिश्ड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? जियाउल हक साहब। उन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबॉलिश किया। नुसरत भुट्टो फाइल रिट इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल अगेंस्ट डिटेंशन ऑफ भुट्टो। कौन सा आर्टिकल था जिसके अंदर वो रिट पिटीशन लेकर गई थी? 184 की क्लॉज 3, और जिसे हम कहते हैं हेबिस कॉर्पस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के तहत वो डायरेक्ट रिट पिटीशन में चली गई थी। तो ये हमने माइंड में रखना है। 184 क्लॉज 3। नुसरत भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट यूज कैल्सन थ्योरी। करेक्ट। नुसरत भुट्टो केस के अंदर फिर कैल्सन थ्योरी को जो है नजरिया जरूरत को
जो है वो एडमिट किया गया था और नुसरत भुट्टो के खिलाफ फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड नुसरत भुट्टो रिट। ये हमारा आंसर है, इसका जवाब है यस, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस नुसरत भुट्टो रिट, तो ये है सही, इसका आंसर है करेक्ट। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसॉल्व द असेंबलीज। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान सदर सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। करेक्ट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिसॉल्व द असेंबलीज। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्टिकल 58 क्लास 2B के तहत जो है वो असेंबली डिसॉल्व की थी। 58 टू क्लास और 20 का जो हिस्सा है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को काफी इख्तियारात देता है। तो उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंट के इख्तियार को यूज करते हुए असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। व्हाट इज आर्टिकल 52(2)(b)? गिव पावर टू द प्रेसिडेंट डिसॉल्व असेंबलीज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। नवाज शरीफ फाइल रिट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान, ये पता चलता है यहाँ पे ही आप देख लें। अगर क्वेश्चन आए कि नवाज शरीफ फाइल रिट अगेंस्ट विच प्रेसिडेंट, तो नेम आ गया है। गुलाम इसहाक खान के अगेंस्ट की थी इन सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट द रिट ऑफ नवाज शरीफ एंड डिसॉल्व द असेंबलीज। करेक्ट। जनरल मुशर्रफ एनफोर्स द इमरजेंसी इन कंट्री। सबसे पहले जो ये इमरजेंसी मुशर्रफ की तरफ से एनफोर्स हुई थी वो 14 अक्टूबर 1999 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1999। जनरल मुशर्रफ इशूड अ न्यू लॉ। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब एक न्यू लॉ लेके आए थे, पीसीओ, जो कि कहलाता था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इन पीसीओ ऑल पावर्स गेव टू, किसको दी गई थी? आंसर है चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। आपके सामने लिखा हुआ है। जफर अली शाह वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द मुशर्रफ एक्ट। करेक्ट। अब जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने जो पीसीओ लगाया और वो अपने इकदाम कर रहे थे, तो एक शख्स सामने आया कि जिसने चैलेंज किया मुशर्रफ के इन एक्ट्स को। वो कौन था? जफर अली शाह था, और वो पार्लियामेंट का एक मेंबर था। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है वो रिट फाइल की थी अगेंस्ट मुशर्रफ, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द रिट, करेक्ट है ये भी। सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज द मार्शल लॉ ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब इस केस के अंदर भी ये चीज हुई थी कि कोर्ट ने जो हमारे डिक्टेटरशिप थी, हमारे जो मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट था, उसे तहफ्फुज दिया। और किस प्ली पे दिया? वो दिया, लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाज करप्ट, दे डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ये प्ली ली कि प्राइम मिनिस्टर समेत पार्लियामेंट के जितने भी अफराद हैं वो करप्ट हो चुके हैं और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन आइन के जो अदारे बनाए हुए हैं उनको तबाह कर रहे हैं। अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 का था। लेट डाउन रूल्स रिगार्डिंग, किसको रखते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जिस तरह के मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि ये केस ला इस वजह से जज केस ला भी कहलाता है कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड अपनी एक साख रखता है। कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट फॉर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू अल जिहाद ट्रस्ट केस लॉ? नो। क्या एक जज को पनिशमेंट के तौर पर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ऐसा कोई रूल नहीं, तो ये नो है। इफ सीट ऑफ चीफ जस्टिस वैकेंट बिफोर ड्यू डेट, इट शैल बी फिल्ड विदन। अगर चीफ जस्टिस की सीट वैकेंट हो गई है तो कितने डेज के अंदर अंदर इसको फिल करना है? तो इट शैल बी फिल्ड इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर। इन असफंद यारवली केस सुप्रीम कोर्ट गेव प्रोटेक्शन टू। असफंद यारवली केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी किसको? नैब केस को, नैब ऑर्डिनेंस को। इन हाई कोर्ट एक्यूज्ड कैन फाइल बेल एप्लीकेशन अगेंस्ट नैब डिटेंशन। करेक्ट। ये अब कहा गया कि हाई कोर्ट जो है वो नैब से ऊपर है, तो अक्यूज कैन फाइल बेल एप्लीकेशन अगेंस्ट नैब डिटेंशन। कि नैब अगर आपको पकड़ने के लिए आ रहा है तो आपने अगर बेल फाइल करनी है तो आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? हाई कोर्ट होगा। असमा जलानी केस वाज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। विच गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पंजाब गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट था, इस वजह से यहाँ पे वर्ड आया। जहां पर मरकज को पार्टी बनाना हो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वर्ड यूज होता है, और जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्ड यूज हो रहा हो वहां से मुराद ये है कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इन द 200 केस 1958 सुप्रीम कोर्ट डू क्या किया था? वंस अगेन
validate once again the extra constitutional actions of executive and enunciated revolutionary legality। अब हमसे ये पूछा जाए कि 200 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने एक बार फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस को जो है वो सपोर्ट किया था। ये नहीं कि 200 केस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के लॉज बने हुए थे, जो कि आमरीत के लॉज थे, जो कि डिक्टेटरशिप के लॉज थे, जो कि मार्शल लॉ के कॉन्सेप्ट में आते थे और किसी लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस को भी जो थे वायोलेट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनाह दी थी। तो ये थे हमारे टोटल 48 MCQ, जिसके अंदर जो हमारे केस लास्ट है उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और नोट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे जिसमें MCQs मौजूद है। इससे रिलेटेड जो हर एक केस ला है उसकी डेफिनेशन और उसका प्रॉपर एक फुल फ्लैज्ड हम ये समझ सकते हैं कि उसकी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट है मैं इसके यहाँ पर कार्ड्स में शामिल करने लगी हूँ। तो आप काइंडली उस प्ले लिस्ट को देखिएगा। उसको एक बार पढ़ के आपको समझ आएगा कि MCQs जो हैं उनका मतलब क्या है, और आपको प्रॉपरली एक जो है वो सेंस इसकी समझ आ जाएगी। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पर मबनी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।